हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे सीनियर टैक्स असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट रूल्स की। ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जिन्होंने या तो रिसेंटली डिपार्टमेंट को अभी ज्वाइन किया है या फिर कुछ लोग प्लान कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स असिस्टेंट CBDT ज्वाइन करने की, या फिर वो लोग जिनका अभी रिसेंटली प्रमोशन टैक्स असिस्टेंट के पद पर हो चुका है। साथियों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में MTS से भी टैक्स असिस्टेंट प्रमोट होते हैं, इसलिए ये वीडियो इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। इसके अलावा साथियों हम बात करेंगे कि टैक्स असिस्टेंट से सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनने के लिए जनरली हमें ज़रूरत होती है 3 साल की रेगुलर सर्विस की, लेकिन कई रीजन में आपने सुना होगा कि 3 साल से भी कम में प्रमोशन हो गई, या तो वो 2 साल हो सकता है, वो 2.5 साल भी हो सकता है। तो आज हम उन सर्कमस्टांसिस की बात करेंगे जिनमें जो रिक्वायर्ड सर्विस है वो 3 साल नहीं बल्कि 3 साल से कम में भी आपका काम चल जाता है। अब हम बात करेंगे सीनियर टैक्स असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट रूल्स के फॉर्मेट की। साथियों, रिक्रूटमेंट रूल्स किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी मिनिस्ट्री का हो, अमूमन जो फॉर्मेट है वो सबका सेम रहता है। नॉर्मली 99% डिपार्टमेंट्स के जो RR का फॉर्मेट है वो सेम रहता है। तो किसी भी डिपार्टमेंट का RR हो तो वो इसी फॉर्मेट में जनरली आपको मिलेगा। देखिए, बेसिकली RR में होता क्या क्या है। जिस पोस्ट का RR है उसका नाम क्या होगा, कितनी उसमें पोस्ट होंगी, क्लासिफिकेशन, या जैसे A क्लास सर्विस है, B क्लास सर्विस है, C क्लास सर्विस है, इस तरह से उसका ग्रेड पे लेवल कितना होगा, वो सिलेक्शन बाय पोस्ट होगा या नॉन सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन बाय मेरिट होगा। और उसके बाद आता है कि अगर हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या जैसे किसी एजेंसी से डिपार्टमेंट रिक्रूट करता है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो टैक्स असिस्टेंट आते हैं या इंस्पेक्टर्स आते हैं वो SSC CGL के थ्रू आते हैं, या कोई डिपार्टमेंट खुद से भी अपनी रिक्रूटमेंट कर सकता है, या किसी एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा के कुछ लोगों को रिक्रूट कर सकता है। तो उनको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूट्स, जो एक्सटर्नल एजेंसी या डिपार्टमेंट खुद से रिक्रूट करता है। तो उनके लिए एज लिमिट क्या रहेगी, डायरेक्ट रिक्रूट्स के लिए एजुकेशनल और क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। साथियों, इसके साथ साथ किसी पोस्ट में हो सकता है कि डायरेक्ट के साथ साथ कुछ प्रमोशन की सीटें भी होती हैं। तो इसमें पूछा गया है कि वेदर एज एंड एजुकेशनल रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स विल अप्लाई इन द केस ऑफ प्रमोटीज। जो एज है डायरेक्ट रिक्रूट्स के लिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, क्या वो प्रमोटी लोगों पर अप्लाई होगी जो इस पोस्ट पर प्रमोट होंगे उनके लिए। ठीक है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन, ये जनरली डायरेक्ट रिक्रूट्स के लिए होता है कि पीरियड ऑफ प्रोबेशन कितना होगा, 2 साल होगा, 1 साल होगा, उस हिसाब से। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें साथियों जनरली बात होती है डायरेक्ट रिक्रूटी प्रमोशन रिक्रूटी के रेशो की, कि किस रेशो में लोग डायरेक्ट कोटा से आएंगे, कितने रेशो में लोग प्रमोट होकर आएंगे। इसके बाद जनरली पूछा जाता है कि ग्रेड्स फ्रॉम विच रिक्रूटमेंट और प्रमोशन टू बी मेड, किस एक पोस्ट से किस पोस्ट पर जाने के लिए कितने साल की सर्विस चाहिए, इस प्रकार से। साथियों, अब हम बात करते हैं ओरिजिनली सीनियर टैक्स असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट रूल की। रिक्रूटमेंट रूल रहेगा आपका ऐसे कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू CBDT नोटिफिकेशन कब हुई थी इस रिक्रूटमेंट रूल की, 2 सितंबर 2003 की। तो ये जनरली बेसिक सी चीज़ें होती हैं कि इसका टाइटल क्या होगा RRs का, इसमें पोस्ट कितनी होंगी, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट्स क्या होंगे, एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, या डिसक्वालिफिकेशंस किन किन लोगों की हो सकती है, पावर टू रिलैक्स, अगर कोई प्रोविजंस में रिक्रूटमेंट रूल्स के प्रोविजंस में अगर आपको कोई रिलैक्सेशन दे सकता है तो कौन दे सकता है, या सेविंग क्लोज, ये क्लोज बताता है कि ये किस चीज़ को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो मेन हमारा आता है स्केड्यूल में जैसे हमने फॉर्मेट में डिस्कस किया था, तो पहली चीज़ है कि नेम ऑफ द पोस्ट रहेगी आपकी सीनियर टैक्स असिस्टेंट। नंबर ऑफ पोस्ट्स
ये रहेंगी आपकी 8329, ब्रैकेट में 2003 इसलिए लिख रखा है क्योंकि जब रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफाई हुए थे 2 सितंबर को, तो साल था आपका 2003, इसलिए यहाँ पर 2003 लिखा हुआ है। इसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन ये रहेगी हमारी जनरल सेंट्रल सर्विसेज, ग्रुप सी के अंडर आएगा और नॉन गेजेटेड मिनिस्ट्रियल स्टाफ ये कहलाएगा। अब बात करते हैं पे स्केल की। पे स्केल ये था जब 2003 का समय था। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे पास चल रहा है 7th CPC। एज पर 7th CPC ये रहेगा हमारा लेवल 6, जिसमें बेसिक पे होती है हमारी 35,400। उसके बाद DA, HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस इस प्रकार से हमें मिलता है। ठीक है, इसके बाद आता है साथियों वेदर सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन पोस्ट। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक सीनियरिटी लिस्ट है 1 2 3 4। जो आदमी पहले नंबर पर है वो सीनियर है, दूसरा उससे जूनियर है, तीसरा ऊपर वाले दोनों से जूनियर है, या आप समझ गए होंगे। अब ये चारों लोग किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मान लिया वैकेंसी अवेलेबल है 2। अब इस चीज़ के 2 तरीके हैं कि 2 वैकेंसीज किन को दी जा सकती हैं। एक तो है तरीका कि जो लोग सीनियर हैं पहले 2, उनको ये पोस्ट दे दी जाए, तो कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस प्रकार के जो सिलेक्शन को बोलते हैं हम, वो होता है हमारा नॉन सिलेक्शन। क्या होता है हमारा? नॉन सिलेक्शन। या ये जो 2 वैकेंसीज़ हैं ये हम कैसे फिल कर सकते हैं? या तो एक इंटरव्यू कंडक्ट कराएं या कोई टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराएं। जो भी मेरिट में टॉप होगा, कौन? जो भी मेरिट में टॉप होगा, या तो आप इंटरव्यू कह लें या किसी और वे में कह लें। तो हो सकता है कि वो 2 और 4 ने इंटरव्यू की लिस्ट में टॉप किया हो, तो जो प्रमोट होंगे वो 2 और 4 पर जिनके नाम हैं वो लोग होंगे। ठीक है, भले ही 1 2 से सीनियर हो या 3 4 से ज़्यादा सीनियर हो। तो इस प्रकार की जब मेरिट लिस्ट के हिसाब से अगर हम प्रमोशन करते हैं तो उस प्रमोशन के टाइप को बोलते हैं सिलेक्शन। ठीक है, तो सीनियर टी में जो ये जो पोस्ट रहेगी ये रहेगी नॉन सिलेक्शन। इसका मतलब सीनियोरिटी के बेस पर आपका प्रमोशन होगा। ठीक है, इसके बाद आता है वेदर द बेनिफिट ऑफ एडिड सर्विस इज एडमिसिबल अंडर रूल 30 ऑफ द सेंट्रल पेंशन रूल्स 1972। इसमें इस रिक्रूटमेंट रूल पर ये एप्लीकेबल रूल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आती है बात एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स। मैं आपको बता दूं साथियों कि जो रिक्रूटमेंट है बहुत तरीक़ों से होती है। या तो वो डायरेक्ट किसी एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू डिपार्टमेंट रिक्रूट कर सकते हैं, या खुद से भी डिपार्टमेंट रिक्रूट कर सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो टैक्स असिस्टेंट्स और इंस्पेक्टर्स आते हैं वो हमारे आते हैं CGL के थ्रू, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के थ्रू। हो सकता है कि कुछ लोग प्रमोट हो जाएं, प्रमोशन के से भी हम रिक्रूट कर सकते हैं लोगों को। या हो सकता है कि कोई डेपुटेशन आ जाए, या कोई आदमी डेपुटेशन पे आया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया डिपार्टमेंट ने कि आप हमारे पास ही रह जाइए। तो देयर आर वेरियस मेथड्स थ्रू विच रिक्रूटमेंट इज़ जनरली मेड। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट हम जनरली 2 फेजेस में ही डिस्कस करेंगे। एक तो DR, एक PR। ये होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डायरेक्ट एजेंसी से, जैसे आप CGL का हमने एग्जांपल लिया। एक होता है बाय वे ऑफ प्रमोशन रिक्रूटमेंट। ठीक है, प्रमोशन कितने हम कर सकते हैं, तो ये तरीका रहता है। तो ये बात करता है हमारा एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स। मतलब जो भी लोग हम डायरेक्ट एजेंसी से लेंगे उनके लिए ये पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या रहेगी, तो इस पर भी ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो हम आगे समझेंगे। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स नॉट एप्लीकेबल। कि कोई डायरेक्ट रिक्रूट्स के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़्यादा आवश्यकता है या नहीं है, नॉट एप्लीकेबल।
whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees, not applicable. Period of probation, not applicable. अब बात करते हैं हमारा साथियों कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, बाय प्रमोशन और बाय डेपुटेशन और बाय एब्जॉर्प्शन, एंड परसेंटेज ऑफ द वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाय वेरियस मेथड्स। साथियों जैसे हम बात कर रहे थे अभी डीआर और पीआर कोटा के रेशो की, तो मैं आपको बता दूं सीनियर टैक्स असिस्टेंट में कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती, सिर्फ प्रमोशन होते हैं। और प्रमोशन का परसेंटेज क्या रहता है? 100% प्रमोशन। जब सारी वैकेंसीज प्रमोशन से ही फिल करनी है, इसीलिए जो एज लिमिट है डायरेक्ट रिक्रूट्स की वो नॉट एप्लीकेबल रही, क्योंकि डायरेक्ट कोटा से कोई आ ही नहीं रहा। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी डायरेक्ट रिक्रूट्स की, वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। और जो एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड थी डायरेक्ट रिक्रूट्स के लिए, क्या वो प्रमोटीज पर एप्लीकेबल होंगी? नहीं एप्लीकेबल होंगी, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूट्स पर भी कोई प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए प्रमोटीज पर भी कोई एज का या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रिक्रूटमेंट रूल नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पीरियड ऑफ प्रोबेशन की। इस पर भी कोई प्रोबेशन अप्लाई नहीं होगा। जनरली मैं आपको बता दूं कि टैक्स असिस्टेंट के लिए प्रोबेशन 2 ईयर्स है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट के लिए 2 ईयर्स क्यों नहीं लिखा है? साथियों मैं आपको बता दूं कि हर पोस्ट के लिए डिफरेंट रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं। जैसे आप टैक्स असिस्टेंट आए हैं, तो ये बात कि टैक्स असिस्टेंट के लिए प्रोबेशन पीरियड क्या होगा, वो टैक्स असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट रूल में होगा, ना कि सीनियर टैक्स असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट रूल में। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया कि जो प्रमोशन होगा वो 100% कोटा डिपार्टमेंट ने टैक्स असिस्टेंट्स के लिए बुक कर लिया है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि ग्रेड्स फ्रॉम विच रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन, डेपुटेशन, एब्जॉर्प्शन, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, रीएम्प्लॉयमेंट इज टू बी मेड, कि किस पोस्ट से, किस ग्रेड से सीनियर टैक्स असिस्टेंट के प्रमोशन होंगे। मैं आपको पढ़ा देता हूँ। 100% बाय प्रमोशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ से, कौन सी पोस्ट से होगा? फ्रॉम टैक्स असिस्टेंट्स who have rendered a minimum regular service of 3 years in the grade। मतलब जो टैक्स असिस्टेंट टीए 3 साल की सर्विस कर चुके होंगे एंड हैव क्वालिफाइड द प्रिस्क्राइब्ड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन फॉर मिनिस्ट्रियल स्टाफ प्लस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जिनका पास होगा, वो लोग प्रमोट हो जाएंगे। एक बात मैं इसके एडिशन में बता दूं कि हो सकता है कि आपकी 3 साल की सर्विस भी पूरी हो और डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन भी आपका क्लियर हो। अगर वैकेंसीज अवेलेबल नहीं हैं तो प्रमोशन नहीं होगा। लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सीनियर टैक्स असिस्टेंट्स में काफ़ी जो रीजन्स हैं वहाँ पर वैकेंसीज वैकेंट पड़ी हैं काफ़ी लंबे समय से, इसलिए कोई भी दिक्कत इस प्रमोशन में नहीं आने वाली। अब हमें पता लग गया है कि सीनियर टीए बनने के लिए क्या चाहिए। हमें टीए के ग्रेड में 3 साल की तो सर्विस रेंडर करनी है, प्लस जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है डिपार्टमेंट का, वो हमारा पास होना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके प्रमोशंस हैं वो होते हैं वैकेंसी ईयर वाइज, वैकेंसी ईयर वाइज। ठीक है, इसकी डिटेल में चर्चा हम कुछ ही देर में करेंगे। और दूसरा सवाल उठता है कि जो ये सर्विस है हमारी 3 साल की सर्विस, वो कब देखी जाएगी, कब पूरी हो जानी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया कि जो प्रमोशंस हैं वो हमारे होते हैं वैकेंसी ईयर वाइज। तो जो आपकी 3 साल की एलिजिबल सर्विस है वो आपकी चेक की जाएगी 1 जनवरी ऑफ वैकेंसी ईयर। जिस साल की वैकेंसीज प्रमोशन से फिल की जा रही हैं, अगर उसकी 1 जनवरी को आपके 3 साल पूरे हो जाते हैं
तो आप प्रमोशन के लिए कंसिडर किए जाएंगे। इसके लिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ज्वाइन करते हैं डिपार्टमेंट को स्पेसिफिकली 1 जनवरी 2023 को, ठीक है। तो जब अब आप देखिए आपके 3 साल पूरे कब होंगे। देखिए 2023 आपका फुल काउंट होगा, क्योंकि 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी को आप ज्वाइन कर गए हो और 31 दिसंबर 2023 को आपको 1 साल हो जाएगा पूरा। तो ये आपका 2023 ईयर है जो वो काउंट होगा। ठीक उसी प्रकार आपका 2024 1 साल हो गया, 2025 आपका तीसरा साल कंप्लीट हो गया। तीसरा साल आपका कंप्लीट हुआ 31 दिसंबर 2025 को। तो इस हिसाब से जो आपका प्रमोशन है वो हो जाएगा 1 जनवरी 2026 को। यानी जब वैकेंसी ईयर 2026 की वैकेंसीज फिल होंगी तो आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा वैकेंसी ईयर की 1 जनवरी को, मतलब 1 जनवरी 2026 को। 1 जनवरी 2026 को आप देख पाएंगे कि आपके हो रहे हैं जी पूरे 3 साल, 2023, 2024 और 2025। तो आप 1/1/26 को एलिजिबल हो रहे हैं। अगर वैकेंसीज़ हैं तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आप ज्वाइन करते हैं, ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, अगर आप ज्वाइन करते हैं 2 जनवरी 2023 को या उसके बाद देयर आफ्टर, तो देखिए ये साल आपका रहेगा 2 जनवरी 2023, कब तक चलेगा ये 31/12/2023 तक। तो मैं आपको बता दूं ये पीरियड 1 साल से 1 दिन कम है। ये पीरियड जो आप देखेंगे जो 2 जनवरी 2023 से लेकर 31/12/2023 तक का है, ये कंप्लीट 1 साल नहीं हुआ है। तो जो हमारा 2023 वाला पीरियड है ये हमारा काउंट नहीं होगा। हमारा पूरा साल कौन सा काउंट होगा? 2024, 2025, 2026। पहला साल कंप्लीट, दूसरा साल कंप्लीट, तीसरा साल कंप्लीट। तो ये साल कंप्लीट होगा 2026 हमारा 31/12/26 को, ठीक है। तो उसके बाद हम एलिजिबल हो जाएंगे 1 जनवरी 2027 को। अगर वैकेंसी ईयर 2027 की हम बात करें, वैकेंसी ईयर 2027 की बात करें, तो हमारी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी 1 जनवरी 2027 तक, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 1 जनवरी 2027 को हमने 3 साल पूरे कर लिए हैं, तो हमारा प्रमोशन 2027 के वैकेंसी के अगेंस्ट में हो जाएगा। ये तो बिल्कुल जनरल रूल था जिसमें हम 3 साल में प्रमोट हो रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस की जिसमें हम 3 साल से कम समय में भी प्रमोट हो सकते हैं, जिसकी बात हम वीडियो के शुरुआत में भी कर रहे थे, ठीक है। मान लीजिए आपने डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया 1 जनवरी 2023 को, ठीक है। और आपको पता है आपकी सर्विस पूरी कब होगी? 2000 आपका 23 ईयर काउंट हो जाएगा, 2024 भी काउंट हो जाएगा और 2025 भी काउंट हो जाएगा। तो आप एलिजिबल हो रहे थे पिछले एग्जाम्पल में 1/1/26 को। इसमें एक कंडीशन है, अगर 2025 की हम बात करें, 2025 की, अगर वैकेंसी ईयर 2025 में हमारे लिए एक OTR आ जाता है। OTR मीन्स वन टाइम
रिलैक्सेशन। तो जब ये OTR आ जाएगा 1 ईयर का, तो जो सर्विस हम सीनियर टीए बनने के लिए 3 साल की आवश्यकता थी, अब 3 साल की आवश्यकता ना होकर सिर्फ 2 साल की होगी। अगर हम बात करें वैकेंसी ईयर 2025 के संदर्भ में, तो हमारी एलिजिबिलिटी चेक होगी, मैंने आपको बताया था 1 जनवरी ऑफ द वैकेंसी ईयर, मतलब जिस साल की वैकेंसी फिल की जा रही है। अब इसी साल की वैकेंसी के लिए एक OTR भी आ गया है, मतलब सर्विस 3 साल नहीं, अब 2 साल की ही आवश्यकता है। अब 1/1/25 को आप ऊपर देखेंगे तो हमारा 2023 को 1 साल हो रहा है और दूसरा साल हो रहा है हमारा कब, 2024 को। वैकेंसी ईयर 2025 के लिए हमारा कौन कौन सा ईयर काउंट होगा, 2023 और 2024। तो हमने अगर 2 साल की सर्विस 1/1/25 को पूरी कर ली है तो हम प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और वो भी कब, 1/1/2025 को। तो ये आपको पता लग गया, अगर OTR आ जाता है तो जो एलिजिबल सर्विस है वो 3 साल की बजाय 2 साल की हो जाएगी, और आपका प्रमोशन 3 साल की बजाय 2 साल में ही हो जाएगा। इसका ही एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं 2 जनवरी 2023 को या और देयर आफ्टर, उसके बाद, तो ये हमने पिछले से पिछले एग्जांपल में किया था कि जो ईयर 2023 है वो हमारा काउंट नहीं होगा। हमारा काउंट क्या होगा, 2024, 2025, ठीक है, और 2026। अगर वैकेंसी ईयर अगर वैकेंसी ईयर 2026 के लिए OTR आ जाता है, 1 टाइम रिलैक्सेशन फॉर 1 ईयर, तो क्या होगा, इसमें जो आपकी एलिजिबल सर्विस 3 साल की थी वो अब कितनी हो जाएगी, 2 साल की, ठीक है। और मैंने आपको बताया था एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो होंगी वैकेंसी ईयर 2026 के लिए कब चेक होंगी, वो चेक होंगी हमारी 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी ऑफ द वैकेंसी ईयर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर 2026 वैकेंसी ईयर के लिए OTR भी आ चुका है, 1 टाइम रिलैक्सेशन ऑफ 1 ईयर, 1 साल का। तो जो पीरियड 3 साल की बजाय अब हमें 2 ही चाहिए होगा, ठीक है। और ईयर कौन कौन से काउंट हो जाएंगे हमारा, 2023 तो हमारा काउंट नहीं होगा क्योंकि हमें 1 साल कंप्लीट नहीं हो रहा। 2024 काउंट हो जाएगा 1 साल, 2025 हो जाएगा 2 साल, और हमें OTR मिल चुका है, इसलिए 1/1/2026 को हम प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और प्रमोशन हो जाएगा जी 1/1/2026 से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस केस में भी प्रमोशन के लिए 3 साल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें 3 साल से कुछ कम समय लगा, लेस देन 3 इयर्स का समय प्रमोट होने के लिए लगा है। साथियों, अगर हम एनालिसिस करें पिछले 4 एग्जाम्पल्स का, तो हम पाएंगे कि जब हम 1 जनवरी 2023 को ज्वाइन कर रहे थे तो नॉर्मल केस में, जिसमें हमें 3 साल की सर्विस की आवश्यकता थी, उसमें हम प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो रहे थे 1/1/2026 को। और अगर हम 2 जनवरी 2023 या उसके बाद ज्वाइन करते हैं तो 2023 तो हमारा काउंट हुआ नहीं था। काउंट कौन कौन सा हुआ था, 2024, 2025 और 2026। तो 2026 के बाद आता है हमारा 1 जनवरी 2027। तो 1 जनवरी 2027 को हमारे 3 साल पूरे हो रहे थे, तो इसीलिए हम यहाँ पर नॉर्मल केस में एलिजिबल हो रहे थे 1/1/2027 को, ठीक है। जैसे ही हमारे पास आया जी OTR, 1 टाइम रिलैक्सेशन ऑफ 1 ईयर, जैसे ही हमें छूट मिली 1 साल की, तो वो पीरियड भी सीधा 1 साल घट गया। जो पीरियड 3 साल काउंट करना था प्रमोशन के लिए, और OTR आने के बाद हम एलिजिबल हो जाएंगे
1 साल पहले ही। पहले नॉर्मल केस में एलिजिबल हो रहे थे, अगर हम 1 जनवरी 2023 को ज्वाइन करते हैं तो 2026 को एलिजिबल हो रहे थे, लेकिन OTR आने के बाद हम 1/1/25 को ही एलिजिबल हो जाएंगे। इन द सेम वे अगर हम 2 जनवरी 2023 के बाद कभी भी ज्वाइन करते हैं, चाहे वो दिसंबर 2023 हो या मई 2023 हो, मई 23 हो या दिसंबर 23 हो या नवंबर 2023 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो ईयर 2023 है वो तो काउंट हो ही नहीं रहा। तो हम एलिजिबल थे नॉर्मल केस में 1/1/2027 को, लेकिन जब हमें OTR मिला तो 1/1/26 को हम एलिजिबल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि OTR के केस में जब वन टाइम रिलैक्सेशन हमारा आ जाता है तो हमें 3 साल से कम सर्विस में भी हमारा प्रमोशन हो सकता है। इसके अलावा एक सिचुएशन या क्लॉज और भी है RR में हमारे, जिसके तहत हमारा प्रमोशन 3 साल से कम में हो सकता है। उस क्लॉज का नाम है जूनियर सीनियर क्लॉज, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी पार्ट B में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक या शेयर करना कंसिडर कर सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाई जाए तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। शुक्रिया।